तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत इजराइल के बाद अब अमेरिका की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे मौलाना पर ईसाइयों ने किया हमला। नमाज के दौरान पीठ में घोंपा छुरा, कैमरे पर कैद हुई घटना, तो अमेरिका की पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रमजान के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने पूरे परिवार के साथ चढ़ाई चादर, पूरे देश में है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर बैन लगकर निकाय चुनाव कराए जाएं वैलिड पेपर से। मायावती ने मोदी सरकार से की मांग, कहा बीजेपी ईवीएम में सेटिंग करके जीत लेती है चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद का परिवार लड़ेगा उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव, वीएसपी ने दिया ऑफर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार हिंसा पर मुसलमानों पर सख्त हुई सरकार, फिर से मुसलमानों की हुई गिरफ्तारी। ओवैसी बोले सरकार हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों पर कर रही है कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत इजराइल के बाद अब अमेरिका की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे इमाम पर युवक ने किया हमला, बाल बाल बची मौलाना की जान, आरोपी युवक को पुलिस ने भेजा जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में इजराइल और भारत में नमाजियों सहित मस्जिदों पर हमले की खबर पहले ही आ चुकी है, लेकिन ऐसी ही खबर अब अमेरिका से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में फजर की नमाज रमजान के दौरान पढ़ा रहे इमाम पर एक युवक ने हमला कर दिया। इस हमले में मौलाना बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि यह हमला तब हुआ जब युवक नमाजियों की सफ में खड़ा हुआ था। जैसे ही नमाजी रुकू में गए उसी वक्त इस व्यक्ति ने इमाम पर हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इमाम को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी युवक को नमाज पढ़ रहे लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत इजराइल के बाद अब अमेरिका में भी मस्जिद पर हमले और इमाम पर हमले की खबर सामने आई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर बैन लगाकर वैलिड पेपर से हो चुनाव। मायावती ने मोदी सरकार से की मांग, बोले ईवीएम में सेटिंग करके बीजेपी जीत लेती है चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की। मायावती ने निकाय चुनाव में ईवीएम को बैन करके वैलिड पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग सहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से की है। इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम में सेटिंग करके हर चुनाव जीत लेती है। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनावों में आरक्षण नियमों की अनदेखी कराए जाने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ख्वाजा की दरगाह में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लगाई हाजिरी, पूरे परिवार के साथ चढ़ाई चादर। जब दोस्तों आपको बता दें कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जियारत की और दरगाह पर चादर चढ़ाई। वहीं आपको बता दें कि दरगाह के बुलंद दरवाजे से मखमली चादर और अकीदत के फूल लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अस्थाने शरीफ पहुंचे, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश कर देश और प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ भी उन्होंने मांगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव के परिणाम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आगामी राजस्थान और मध्य प्रदेश एवं लोकसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वहीं टीएमसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस भी निर्वाचन आयोग ने ले लिया है। आयोग ने सोमवार को जारी एक आदेश में उत्तर प्रदेश में रलौद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एसपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया है। आयोग ने कहा है कि आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में राकापा, भाकपा और टीएमसी कांग्रेस का दर्जा वापस ले लिया गया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद का परिवार लड़ेगा मेयर का चुनाव, बीएसपी ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य यूपी नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने अतीक अहमद के परिवार को फिर से मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अतीक अहमद के परिवार को ऑफर मिलने के बाद राज्य में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद के भाई की पत्नी को उम्मीदवार बनाया मायावती की तरफ से जा सकता है। उमेश पाल अपहरण केस में बरी हुए अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब को प्रयागराज से बीएसपी मेयर का चुनाव लड़ाना चाहती है। जैनब परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हालांकि बीएसपी से ऑफर मिलने के बाद सूत्रों की माने तो जैनब अभी तक हामी नहीं भरी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में हुई हिंसा पर दंगइयों पर सरकार हुई सख्त, फिर से हुई कई गिरफ्तारी। ओवैसी बोले मुस्लिम लड़कों को डाला जा रहा है जेल में। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार हिंसा में उपद्रवियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अफवाह और भ्रामक संदेश फैलाने के आरोप में 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। मामले में अभी तक बिहार शरीफ में 15 से ज़्यादा और सासाराम में करीब 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर इस मामले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुई है उसमें जिम्मेदार हिंदूवादियों को जेल भेजने के बजाय मुस्लिम लड़कों और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावते इफ्तार का राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आयोजन के मामले में कहा कि राज्य में ऐसा हो रहा है और बिहार के सेकुलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बता दें कि मामले में पुलिस के आरोपियों के घर की कुर्की भी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरुणाचल प्रदेश के किबुत दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो आग बबूला हुआ चीन। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए तो चीन बुरी तरह से बौखला गया। बौखलाहट का इस कदर की चीनी विदेश मंत्री के एक प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि ये सीमा के अनुसार नहीं है। गृह मंत्री ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है और चीन इसका विरोध करता है क्योंकि जंगनान का इलाका चीन का क्षेत्र है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे थे जहां सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उनका स्वागत भी किया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पर चीन अपना दावा कर रहा है और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश गृह मंत्री अमित शाह गए तो चीन ने इसका विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में हिंसा फैलाने के मामले में भाजपा नेता सहित 60 लोग गिरफ्तार, 1120 लोग के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर हुई हिंसा के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सहित करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि शहर में सोमवार सुबह 8 बजे मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन हिंसा की कोई नई घटना नहीं होने पर शाम 7 बजे इसे बहाल कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी गई है, जहां रविवार शाम को 2 समूहों के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि झड़पों के सिलसिले में 120 नामजद सहित कुल 1120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के विधायक और हिंदूवादी नेताओं ने किस तरह से धार्मिक झंडे को निशाने पर लेते हुए हिंसा फैलाई। तो किस तरह से पूरे देश में गुंडागर्दी हिंदूवादी संगठन फैलाए हुए हैं, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गठबंधन पार्टी रालोद को झटका। यूपी निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने छीना राज्य पार्टी का दर्जा। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अब उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी नहीं है। सोमवार को भारत के निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में रालोद को राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने एनसीपी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है उसका उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही निकाय चुनाव लड़ रही है। इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और लोकसभा का चुनाव भी वो गठबंधन के साथ लड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनना एक आम बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक बात है।
दावा क्या है कि भारत सरकार ना तो गिरफ्तारियों की सूचना दी गई है और ना ही इनके खिलाफ आरोपों के बारे में कोई जानकारी दे रही है और ना ही कतर से इन लोगों को वो छुड़ा रही है। तो इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है।